अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपोट्स पर हमला कर दिया है, जहां ऑयल को रिफाइन किया जाता है। जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उन पर मल्टीपल जगहों पे अटैक्स किए हैं और इस वक्त जो है ईरान में काले बादल छाए हुए हैं। मल्टीपल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि धुआं इतना ज्यादा फैल गया है कि उन धुओं के क्लाउड्स बने हैं और फिर बारिश हुई है, और जो बारिश हुई है उसमें तेल गिर रहा है आसमान से। जो बारिश की बूंदे हैं वो टोटली ग्रीसी हैं, हवा बिल्कुल टॉक्सिक हो चुकी है और गवर्नमेंट अपने शहरियों को कह रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर बैठें। अब ऐसा है, जब इतने बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री पर इतना बड़ा मैसिव अटैक हो जाता है फिर सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है। पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की वजह से जो ऑयल महंगा हो रहा था, अब ये हरकत की वजह से अमेरिका और इसराइल की और ज्यादा डिसरप्शन पैदा हो सकती है। तो ऑयल ओवरऑल दुनिया में और महंगा हो सकता है, और ऑयल महंगा होने की वजह से जाहिर है हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट महंगा होने वाला है, एयरलाइंस की टिकट्स महंगी हो जाएंगी, शिपिंग कॉस्ट क्योंकि ऑफकोर्स चीज़ों की बढ़ जाएगी, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो सकती हैं। जापान और साउथ कोरिया की जो स्टॉक मार्केट है वो ओपन होते हुए ही नीचे गिर गई। यूरोप में भी इन्वेस्टर्स जो है वो पैनिक में आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्टॉक मार्केट से एक दिन के अंदर लगभग 95 बिलियन डॉलर्स की वैल्यू वाइप आउट हो गई है भाई। और पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लगी हुई हैं और लोग कह रहे हैं बस सारा पेट्रोल जो है ना वो आज ही ले लें क्योंकि कल का कुछ पता ही नहीं है। दुनिया की 20% जो ऑयल सप्लाई है वो इस वक्त टोटली इफेक्ट हो चुकी है। ईरान ने क्लियर कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी शिप नहीं जाना चाहिए, इसलिए चाइना और दूसरे मुल्क जो हैं वो सीज फायर और निगोशिएशंस की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म नहीं हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसको बहुत सीरियस डैमेज हो सकता है। अब ये इकोनॉमिक शॉक ये सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स तक लिमिटेड नहीं है, कई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान है उन पर तो सीधा सीधा इफेक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस तरह बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट ने मार्च 9 को पेट्रोल की प्राइस लगभग 321 रुपए पर लीटर जो है वो कर दी है, और उसकी वजह से आपको लाइन लंबी जो है ना वो देखने को मिली होगी। फाइनेंस ऑफिशियल्स ये वार्न कर रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन इसी तरह रही, ये कंटिन्यू रही, तो पाकिस्तान को मंथली ऑयल जो है ना जो इंपोर्ट करना पड़ेगा वो 600 मिलियन डॉलर्स तक का होगा। अब बताओ यार इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम। इसी वजह से गवर्नमेंट जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही है, यानी ऑफिस के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी पॉलिसीज और स्कूल्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस, ताकि फ्यूल की जो है ना वो बचत हो सके। मसला ये कि हमारी जो इकोनॉमी है पूरी एग्रीकल्चर पे चलती है, तो जो फार्मर्स हैं भाई उनके लिए डीजल का सप्लाई बहुत स्टेबल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ये जंग कहीं भी रुकती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ईरान में जो लीडरशिप है अभी वो चेंज हुई है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खamenei, उनकी शहादत की जब खबर आई और यूएस और इसराइल की इन अटैक्स के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, पावर वैक्यूम। क्योंकि ईरान का जो मॉडल है गवर्नेंस का वो बड़ा यूनिक है, उसमें सुप्रीम लीडर इसीलिए सुप्रीम है क्योंकि फाइनल से उन्हीं की ही होती है। सुप्रीम लीडर जो है वो मिलिट्री, जुडिशरी, फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर प्रोग्राम तक सब कुछ, सब हर चीज पर उन्हीं की फाइनल अथॉरिटी होती है। तो जब अली खamenei की वफात हुई तो उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया, और मार्च 9 आज की सुबह जो है ना ईरान के सीनियर क्लरिक्स और असेंबली एक्सपर्ट्स ने एक डिसीजन अनाउंस किया। उन्होंने मुश्तबा खamenei जो कि अली खamenei के बेटे हैं उनको नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर दिया। मुश्तबा खamenei की एज लगभग 56 साल है और वो पिछले कई सालों में ईरानियन पॉलिटिक्स जो है उनमें एक शेडो फिगर की तरह जो है वो काम कर रहे थे। ऑफिशियली उनका कोई ऐसे इलेक्टेड पॉलिटिकल ऑफिस नहीं था, लेकिन एनालिसिस ये कहते हैं कि वो पर्दे के पीछे बहुत पावरफुल रोल प्ले कर रहे थे। तो आईआरजीसी के अंदर भी उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अच्छा, अब उनकी अपॉइंटमेंट के बाद ईरान के जो प्रेसिडेंट है, मिलिट्री लीडरशिप है, आईआरजीसी है, सब ने उनके साथ लॉयल्टी प्लेज की है। स्टेट टेलीविजन पे फुटेज दिखाई गई है प्रॉपर जो है ना, और जितने भी लोग हैं उन्होंने मुश्तबा खamenei के लिए एलिजेंस का इजहार किया है। लेकिन ये अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी से भी खाली नहीं है। ईरान का सिस्टम जो है वो थ्योरेटिकली एक रिलीजियस रिपब्लिक है, जाहिर है पता ही होगा आप सबको, जहाँ सुप्रीम लीडर जो है उसको क्लरिकल काउंसिल चूज करता है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि इस डिसीजन में जो पावर है अब वो एक फैमिली के अंदर ही आ गया है, क्योंकि अब कुछ लोग जो उसको मोनार्की जैसे ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वॉर टाइम सोल्यूशन में कंटिन्यूटी जो है वो मैटर करती है। अगर लीडरशिप क्राइसिस होता है तो ईरान और ज्यादा वनरेबल हो जाता है। मुश्तबा खamenei को जनरली हार्ड लाइनर माना जाता है। उनका स्टांस वेस्ट और इसराइल के खिलाफ काफी टफ रहा है। अपनी पहली स्पीच में भी उन्होंने सिग्नल दिया क्लियरली कि ईरान जो है वो सरेंडर नहीं करेगा और अटैक्स का जवाब देगा। अब इस अनाउंसमेंट के बाद जो है टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया जो है ना वो वेट करी थी कि नया लीडर जो है क्या वो कॉम्प्रोमाइज करेगा या कॉन्फ्रंट करेगा। तो दुनिया को समझ आ गई अब कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो पुराने सुप्रीम लीडर के बेटे हैं और वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये जो अमेरिका का ख्वाब था
के टॉप वाले बंदे को हम ख़त्म कर देंगे तो सारी रिजीम चेंज हो जाएगी। ये जो ख्वाब है उसका वो ये ख्वाब ही नजर आ रहा है। इस सारी जंग में ईरान ने बहुत अग्रेसिव किस्म का रिस्पांस दिया है। मार्च 8 और मार्च 9 के दरमियान ईरान ने गल्फ के रीजन पर ड्रोन भी भेजे हैं, मिसाइल से स्ट्राइक्स भी की हैं। इनमें से एक अटैक जो है वो तो बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट पे हुआ है। ये प्लांट जो है ना, पानी पीने का जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, उसको सप्लाई के लिए बहुत क्रिटिकल था। ड्रोन स्ट्राइक में 32 लोग जो है ना वो भी जख्मी हो गए। इस कॉन्फ्लिक्ट का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल अटैक कैजुअलिटी काउंट है ये। बहरीन की गवर्नमेंट ने इसे एक सीरियस एस्केलेशन कहा है। अगर ये जो गल्फ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको बार बार इसी तरह टारगेट किया जाएगा तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकती है, और वो हो गई है। ईरान का कहना ये है कि अटैक्स रिटेलिएशन में हुए, बल्कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सॉरी भी कहा है गल्फ स्टेट्स को, लेकिन ये भी कहा है कि अगर आप अमेरिका का साथ देते रहेंगे तो इस तरह के अटैक्स आप पर होते रहेंगे। क्योंकि उनका स्टांस बिल्कुल सिंपल है कि आप जो है वो मिलिट्री बेसिस दे रहे हो अमेरिका को हम पर अटैक करने के लिए, तो हमारा हक बनता है रिटेलिएट करने का। बाय द वे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता जा रहा है और ये सिर्फ ईरान और गल्फ तक लिमिटेड नहीं रहा। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान फाइटिंग इंटेंस होती जा रही है। बेरूत में इसराइल ने बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स किए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लाख जो लोग हैं उनको अपने घर छोड़ने पड़े हैं। यानी रेफ्यूजी जो है ना, ये क्राइसिस आने लगी हैं। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ये वार्न कर रही हैं कि अगर फाइटिंग इसी तरह ही चलती रही तो बहुत बड़े रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। और ये जो रीजन है ये पहले ही सीरिया वॉर और इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से बहुत अनस्टेबल रहा है। अब ये ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से और मसला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। भाई, ये कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान वॉर क्राइम्स जो है ना वो तो रुक ही नहीं रहे ना अमेरिका और इसराइल के। एक शॉकिंग डेवलपमेंट सामने ये आई है कि ईरान के मीडिया ने ना 7 सेकंड की एक वीडियो रिलीज की है। उस वीडियो में यूएस का जो क्रूज मिसाइल है वो ईरानियन एक प्राइमरी स्कूल पर गिर रहा है, जिसमें बच्चे भी शहीद हो गए हैं। तकरीबन 200 बच्चे शहीद हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो ये कह रही है कि इसकी जो है इस इंसिडेंट की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई, ये ह्यूमन राइट्स ये सिर्फ बताते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, कुछ होता कुछ नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता। ये यूएन के जो इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो तो उनके लिए मैटर ही नहीं करते अमेरिका और इसराइल के लिए। अगर वो वाकई इंसानियत की इतनी कदर करते तो 40-50 हज़ार, अब तो काउंट भूल गए, आधा लाख लोग जो है वो फ़लस्तीन में मारे न जाते इसराइल के अटैक्स की वजह से। तो मोरालिटी जो है ना इनसे बहुत ज़्यादा ही दूर है। और दूसरा, ये जो वीडियो आई है उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो जो मिसाइल है वो है टोमाहॉक, जो कि अमेरिका का एक मिसाइल है और वो वहाँ गिरा है। और इस अटैक के बाद ट्रम्प का ये कहना है कि बच्चियों के स्कूल पर ये जो मिसाइल गिरा है ये ईरान ने खुद गिराया है। वाह जी, ट्रम्प को लगता है सब जो है ना इसी तरह शैतानी दिमाग के साथ सोच रहे होते हैं जिस तरह वो खुद सोचते हैं। अच्छा भाई, यूएस सेंट्रल कमांड जो है उसने ये भी कंफर्म किया है कि ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अमेरिकन सोल्जर्स की बहुत डेथ हो रही है। ये सोल्जर्स सऊदी अरबिया में भी एक बेस पर ईरानियन जब अटैक हुआ था उसमें भी इंजर हुए थे और डेथ्स भी उनकी हुई है। इस तरह 8 अमेरिकन सोल्जर्स बताए जा रहे हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं। अब ये न्यूज़ यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी डिबेट क्रिएट कर रही है। कुछ लॉ मेकर्स ये कह रहे हैं कि वॉर का लीगल बेसिस क्लियर है ही नहीं, कांग्रेस की फॉर्मल अप्रूवल ही नहीं ली गई। और मीनवाइल ट्रम्प जो है वो ये कह रहा है कि मुझे ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। अब वो सरेंडर मांग रहा है, नया सुप्रीम लीडर जो है बदला मांग रहा है, तो ये वॉर बहुत लंबी चलने वाली है। ब्रिक्स की जहाँ पे बात करें तो भाई जियोपॉलिटिक्स में भी इस कॉन्फ्लिक्ट में क्रैक्स बड़े एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स का जो ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, थियोरेटिकली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बना था। लेकिन ये ईरान की जो वॉर हुई है ये ग्रुप भी डिवाइड हो गया है। चाइना, रशिया, ब्राजील जो है वो यूएस और इसराइल के अटैक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई डिप्लोमेसी को चांस दिया जाना चाहिए। इंडिया और जो साउथ अफ्रीका हैं वो कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने चुप लगाई हुई है। वो जो है बड़ी डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। तो ये जो डिवीजन हो रही है ये भी शो करती है कि ये जो अलायंसेस होती हैं ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहे होते हैं भाई एट द एंड ऑफ द डे। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आ रहा है कि यूक्रेन जो है उसने अनाउंस किया है कि वो मिडिल ईस्ट में जो ड्रोन वॉरफेयर है उसमें एक्सपर्ट्स अपने भेजेगा, क्योंकि यूक्रेन को बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। रशिया के ड्रोन्स को जो है ना वो कब से काउंटर कर रहा है, तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है विच कैन बी हेल्पफुल फॉर अमेरिका इन दिस वॉर। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये जो एक्सपर्ट्स भेज रहे हैं ये हमारे जो दोस्त हैं, जो एलाइज हैं, उनकी हेल्प करेंगे और ईरानियन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको काउंटर करेंगे। अब इस सारी जंग का एक बहुत दिल दहलाने वाला पहलू यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो एड है गजा के लिए वो बड़ी मुतासिर हो रही है। एड ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक फूड और मेडिकल सप्लाईज जो है उनकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो रही है, क्योंकि ये रीजनल जो इंस्टेबिलिटी चल रही है
उसमें सप्लाई जो रूट्स है वो अनसेफ है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्न किया है कि अगर ये एड जो है ना वो फ्लो रिस्टोर नहीं हुआ तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकते हैं और ये बड़ा सीरियस मामला है। और पाकिस्तान में अलग चल रहा है भाई, प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे फ्यूल बढ़ने की वजह से। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान क्लैशेस भी हुए हैं। गवर्नमेंट एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान जो है ना हिस्टोरिकली सऊदी अरबिया के भी बड़ा क्लोज अलाय रहा है, लेकिन ईरान के साथ भी बॉर्डर है तो वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस वहाँ से भी कायम करना वो चाह रहा है। इस्लामाबाद का स्टांस जो है बड़ा कॉशियस है। सऊदी अरबिया के साथ जो है ना वो सॉलिडेरिटी दिखा रहा है, लेकिन ईरान के साथ भी जो है ना ओपन ऐसे कन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं कर रहा। इसके साथ साथ पाकिस्तान का कुछ जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि गवादर पोर्ट जो है उसको इंटरनेशनल शिपिंग के लिए जो है प्रमोट करना चाहिए, ये सही टाइम है। आइडिया ये है कि अगर गल्फ का रीजन जो है वहाँ शिपिंग डिसरप्ट हो रही है तो गवादर एक बेहतर ऑल्टरनेटिव जो है ना वो रूट बन सकता है। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो वैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी का देखना पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रिलेटेड टू बलूचिस्तान। अब क्या हो सकता है और ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये कोई नजूमी जो है ना बैठ के ऐसे ही नहीं बता सकता कि ऐसा होगा। स्पेशली ट्रम्प का दिमाग पढ़ना तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये है कि कुछ एनालिसिस ये कहते हैं कि जो मुश्तबा खamenei हैं उनकी अपॉइंटमेंट जब ये हुई है तो वो पूरे ईरान को अब यूनाइट कर देंगे। जब किसी कंट्री पर एक्सटर्नल अटैक होता है तो जाहिर है अक्सर उसके बाद ये होता है कि जो लोग हैं उस मुल्क के वो जुड़ जाते हैं, वो यूनाइट हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और गल्फ की शिपिंग लेन्स जो है उन पर इसी तरह अटैक्स होते रहे तो ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा शॉक लग सकता है। तो वर्ल्ड लीडर्स जो है ना वो रिपीटेडली डिप्लोमेसी और सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। दोनों साइड्स अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और फिर मिडिल ईस्ट जो है वो ऐसे क्रॉस रोड्स पर खड़ा है जहाँ सिचुएशन जो है ना वो नेगोशिएशंस की तरफ नहीं जा रही, एक और बड़ी रीजनल वॉर की तरफ जा रही है। और अगर इसी तरह ही सब रहा तो ये जंग का जो स्पिल ओवर जिसको कहते हैं वो और फैलता जाएगा और इसमें पूरी दुनिया जो है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो फील करेगी। तो दोस्तों, ईरान की जंग एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसका असर जो है ना पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस से लेकर ग्लोबल मार्केट्स तक सब कुछ हिलने वाला है, हिल भी रहा है और मजीद हिलने वाला ये लग रहा है। अब ये देखना है कि क्या डिप्लोमेसी इस सिचुएशन को ठंडा कर पाएगी या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है मजीद बढ़ेगा। भाई ट्रम्प को एक दफा बिठा के बंदा पूछे भाई तू क्या चाह क्या रहा है, क्योंकि हर दफा जो है ना इसने स्टेटमेंट चेंज किए। कभी कहता है भाई हमने इनकी मिसाइल बनाने की जो ताकत है वो ख़त्म करनी है, कभी कहता है ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहे हैं बस वो ख़त्म करना है, कभी कहता है यहाँ जो हुकूमत है उसको चेंज करें, डेमोक्रेसी यहाँ पे जो है हम इंस्टॉल करेंगे, हम वो सेटअप करेंगे। इसलिए भाई तेरा चुप करके बैठ जा भाई, लोगों को जीने दे यार, क्या सीन है। तो ये बड़ा क्लियर सा है, लोग बेवकूफ़ हैं जो ये अगर समझते हैं कि ट्रम्प यहाँ पे डेमोक्रेसी इंस्टॉल करना चाह रहा है। जी नहीं, उसने लेके आना है अपने जो है अपने टटू को, उसने भाई अपना लेके आना है अपने पपेट को, रजा पहलवी को, और फिर पहली चीज उसने ऑयल जो है ना वहां से निकालने शुरू कर देना है। इट वॉज एंड इट इज ऑलवेज अबाउट द रिसोर्सेज। अगर आपने डिटेल्ड ईरान की हिस्ट्री समझनी है, 125 साल की हिस्ट्री, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको पूरा जो है ना समझ आएगा, पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ आएगा कि यहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया, यहाँ तक बात जो है ना वो क्यों आई है। तो आपको समझ आएगा कि असल बात जो है ना वो सारी रिसोर्सेज की है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक प्रॉपर एनालिसिस जो मैंने किया था वो 7-8 मिनट का मेरी उसमें राय है, मेरा टेक है सारी जंग पे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, रिसेंटली मैंने बनाई है। बाकी मुझे दें इजाज़त एंड लेट्स होप फॉर द पीस। मैं चलता हूँ, गुड बाय।